नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एवन उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ हर्षदा। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। 2024 का सियासी प्लान तैयार करने में जुटी भाजपा। यूपी के चित्रकूट में 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर शुरू, तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने परशुराम तीर्थ सर्किट निर्माण को दी मंजूरी। सपा नेता अखिलेश यादव ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव से की मुलाकात। सपा नेता रामगोपाल यादव भी थे साथ। देश और प्रदेश की राजनीति पर हुई दोनों के बीच चर्चा। किसान नेता राकेश टिकैत ने किया अधीर रंजन चौधरी का बचाव। कहा, चौधरी बंगाली भाषी हिंदी बोलने में हो गई गलती। चौधरी ने मांगी माफी, अब मुद्दा बनाने से क्या फायदा। यूपी के संबल में दहेज के लोभियों की घिनौनी करतूत। कलयुगी पति ने की पत्नी की गर्दन काटकर हत्या। दहेज में 10 लाख की कर रहा था आरोपी डिमांड। पति और ससुर दोनों फरार। उत्तर प्रदेश में मानसून की मेहरबानी। कई जिलों में झमाझम बारिश का पुनर्नुमान। 54 जिलों में बारिश का अलर्ट। अब खबरें विस्तार से। भगवान राम की तपोभूमि धर्मनगरी चित्रकूट में बीजेपी का 3 दिवसीय प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण वर्ग शिविर शुरू हो गया, जिसका बिंदीराम होटल में भारत माता, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और हैदगोबोर के क्षेत्र पर दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ हुआ। पहले दिन प्रशिक्षण वर्ग में केंद्र और यूपी सरकार के कई मंत्री शामिल हुए। शिविर में पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और एमपी के प्रभारी मुरलीधर राव, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री वी सतीश, यूपी के प्रभारी पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मौजूद रहे। इसके बाद सत्रों की शुरुआत करते हुए पदाधिकारियों ने निर्धारित विषयों पर चर्चाएं की। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में इस साल के अंत में और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी चित्रकूट में सियासी मंथन कर रही है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने गुरुवार को दिल्ली में तेलंगाना के मुख्यमंत्री और टीआरएस प्रमुख के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की और इसी दौरान सपा नेता रामगोपाल यादव भी वहां मौजूद रहे। उनके बीच राष्ट्रीय राजनीति के साथ देश में वर्तमान में चल रहे मुद्दों पर चर्चा हुई। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले 21 मई को भी यादव ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की थी। तब दोनों के बीच राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रमों पर चर्चा हुई थी। देश भर में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के बयान पर मचे बवाल के बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने उनका बचाव किया। उन्होंने कहा कि अधीर रंजन चौधरी ने यह टिप्पणी जानबूझकर नहीं की थी। टिकैत ने यह भी कहा कि चौधरी ने हिंदी बोलने की कोशिश की और अपनी गलती मान ली कि यह ठीक नहीं है। ऐसे में उन्हें लेकर अब बवाल मचाने की जरूरत नहीं है। टिकैत शुक्रवार को अलीगढ़ में किसान संगठनों के साथ मीटिंग करने के दौरान मीडिया से बात कर रहे थे। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने बीजेपी पर एक दूसरे के बीच दरार पैदा करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। किसान संगठनों की ओर से अग्निवीर के विरोध में 7 से 14 अगस्त तक होने वाले प्रदर्शन को लेकर टिकैत ने कहा कि उस दौरान प्रदर्शन जरूर होगा, लेकिन रास्ता जाम नहीं किया जाएगा। लाखों यात्रियों को रोजाना इधर से उधर सफर कराने वाली इंडियन रेलवे में पिछले 2 साल से कोरोना के चलते अधिकतर ट्रेनें रद्द हैं, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अब धीरे धीरे रेलवे की ओर से बंद चल रही पैसेंजर ट्रेनों को दोबारा से चलाने का फैसला लिया जा रहा है। इसी कड़ी में लखनऊ से प्रयागराज और अयोध्या
के बीच भी एक एक ट्रेनें चलाई जाएंगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल ने 2 अनारक्षित पैसेंजर ट्रेन बहाल करने के आदेश जारी कर दिए हैं, जिसमें लखनऊ से अयोध्या और प्रयागराज के बीच चलने वाली एक एक ट्रेन भी शामिल है। और साथ ही साथ रेलवे बोर्ड ने गोरखपुर लखनऊ के बीच एक और इंटरसिटी एक्सप्रेस को मंजूरी दे दी है, जो 8 अगस्त से गोरखपुर लखनऊ के बीच चलने वाली है। कासगंज का कादरवाड़ी गांव हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है, जहां हिंदुओं की सबसे बड़ी कावड़ यात्रा बिना मुस्लिम समुदाय के सहयोग के पूरी नहीं हो सकती। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मुस्लिम समाज के लोग इस यात्रा के लिए महीनों पहले से तैयारियां करना शुरू कर देते हैं। यह मुस्लिम परिवार गंगाजल भरने के लिए कांच की शीशी बनाते हैं, जिनमें कावड़ी गंगाजल भरते हैं और बम बम भोले के जयघोष के साथ रवाना होते हैं। ये मुस्लिम कारीगरों के लिए कमाई का एक अच्छा स्रोत माना जाता है। ये गंगा जी के भक्त आते हैं, ये सागर भरने, सागर को हम तैयार करते हैं 2 महीने 3 महीने पहले से। इसलिए हमें सरकार से कोई योजना नहीं मिलती। हम गंगा जी को बहुत मानते हैं, गंगा जी हमें खाने को दे रही हैं, गंगा जी को हम मानते हैं। हम मुस्लिम लोग हैं, हिंदू लोग जल ले जाते हैं, हम बना कर देते हैं। हमसे सरकार से कोई सुविधा नहीं मिलती। पूरे ऑल बाट में यही काम हो रहा है सीसी का। हम ग्राम मांगरोल, जिला मुरैना, एमपी से आए हैं। हमारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हम जल भर के ले जाते हैं, बोले आप चढ़ाते हैं, इससे हमारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हम कई वर्षों से आ रहे हैं, 8-10। उत्तर प्रदेश में मानसून की मेहरबानी के चलते आम आदमी को गर्मी से तो किसानों को महंगाई से बड़ी राहत मिली है। प्रदेश के अलग अलग इलाकों में इन दिनों बारिश का सिलसिला जारी है। इसी बीच मौसम विभाग ने प्रदेश में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश का अनुमान जताया है। जानकारी के लिए बता दें कि आईएमडी के मुताबिक 29 से 31 जुलाई 2022 तक तेज बारिश हो सकती है और वहीं राजधानी लखनऊ में बारिश का पूर्वानुमान भी है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश के 54 जिलों में अगले 3 दिनों तक बारिश के आसार हैं। इन जिलों में गरज चमक के साथ बिजली गिरने की चेतावनी भी दी गई है और मौसम विभाग ने लखनऊ, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, बाराबंकी, कानपुर, लखीमपुर खीरी में बारिश का अलर्ट जारी किया है। तो वहीं बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। रायबरेली पुलिस की ओर से अपराधियों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। इसी कड़ी में सलून पुलिस ने बदमाश नफीस घोसी की 60 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क कर ली। सलून पुलिस ढोल नगाड़ों के साथ मौके पर पहुंची और संपत्ति को कुर्क किया। बता दें कि टॉप 10 बदमाशों में शामिल नफीस घोसी के खिलाफ कई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। जो कि अशकाबाद सलोन का रहने वाला है। इसके ऊपर 14 गैंगस्टर एक्ट के तहत जो है मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें माननीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा 14 की कार्रवाई करते हुए इसकी करीब 60 लाख की संपत्ति कुर्क की गई है और भी इसका एस्टिमेशन अभी निकाला जा रहा है। इसके ऊपर जो है 2009 से लेकर अब तक कुल 9 मुकदमे थे, जिसमें कि 397, 302 IPC के भी मुकदमे दर्ज थे। तो उन्हीं के आदेशानुसार आज हम लोगों ने इस घर को जो है कुर्क किया। यूपी के जालौन पुलिस और एसओजी ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक हथियार फैक्ट्री का खुलासा किया है। टीम ने हथियार बनाने वाले एक आरोपी को भी दबोचा है और साथ ही साथ मौके से भारी मात्रा में अवैध हथियार भी जब्त किए गए हैं। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ में जुटी हुई है।
सोनभद्र के बीजपुर थाना क्षेत्र के चेतवा में एक अनियंत्रित टैंकर ने बाइक सवार को रौंद दिया। जानकारी मिली है कि अमन केसरी घर से नेमना के लिए निकला था। इस दौरान सामने से आ रहे एक अनियंत्रित टैंकर ने बाइक को टक्कर मार दी और युवक को कुचलते हुए मौके से फरार हो गया। वहीं राहगीरों की सूचना पर पहुंचे परिजनों ने आनन फानन में घायल युवक को रिहंद के धनवंतरी चिकित्सालय में पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस हादसे की पड़ताल में जुटी हुई है। खबर यूपी के संभल से है, जहां हयात नगर थाना क्षेत्र के कमगर में दहेज के लोभियों की घिनौनी करतूत सामने आई है। संभल में पति ने बिस्तर पर सो रही पत्नी की धारदार हथियार से गर्दन काटकर हत्या कर दी। हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पति और ससुर मौके से फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम कराने के लिए भेज दिया। पूरा मामला हयात नगर कस्बे के खिचड़ी मोहल्ले का है, जहां साइबा अपने पति सलमान के साथ घर के कमरे में सो रही थी। इसी बीच महिला के पति सलमान ने हथियार से पत्नी की गर्दन काटकर बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। मृतका के पिता जरीफ का आरोप है कि शादी के 3 महीने बाद से ही महिला के ससुराल पक्ष के लोग दहेज की मांग को लेकर मारपीट करा करते थे। पिछले दिनों भी पति पत्नी के बीच दहेज में 10 लाख की मांग पूरी नहीं होने को लेकर विवाद हुआ था। उसी दौरान भी पुलिस ने ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय 151 में कार्रवाई करके मामला निपटा दिया था। बीते 10 दिन पहले महिला ने नवजात बच्चे को भी जन्म दिया था, लेकिन उसकी मौत हो गई। पिछले साल सन 2021-13 जून को मैंने शादी करी थी जी। ये लोग सामान से सेंट्रोनियर मैंने हैसियत से ज़्यादा दिया था, अपनी ज़मीन बेच कर दिया था जी। उसी तारीख में आप डेट निकलवा रखे महीने से, शादी से 1 महीना या 1 महीना पहले करीब मैंने ज़मीन बेची थी जी। आज में सीधे 15-20 लाख रुपए मैंने शादी में लगाए और उसके बाद में 5 लाख दे चुका, फिर भी 10 लाख रुपए और एक बुलेट मोटरसाइकिल मांग कर रही है। पंचायत के जरिए से भिजवा दी, मैंने FIR भी करी थी, पंचायतियों ने भिजवा दी। आज इन्होंने लड़की को मार दिया। कि कौन लोग थे मारने वाले? ससुराल वाले थे। क्या नाम था उनका? लड़के का नाम था सलमान उर्फ मुजफ्फर और लड़के का बाप है हाकम अली और लड़के की माँ है नूरजहां। मेरी बेटी है। क्या मामला है? इसका मामला ये बुलेट मोटरसाइकिल और मुझसे 10 लाख रुपए मांग लिया है। अल्लाह मेरे दिल को काट दिया रहा। यूपी के बुलंदशहर ने नशेड़ी युवक की ओर से पुलिसकर्मियों के साथ बदसलूकी करने का मामला सामने आया है। दरअसल नशेड़ी युवक ने पुलिस जवानों से अभद्रता की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया। इस वीडियो में यूपी पुलिस के जवान गिड़गिड़ाते दिखाई दिए। ये वायरल वीडियो औरंगाबाद कस्बे का बताया जा रहा है। खबर यूपी के हापुड़ से है, जहां जसरूप नगर में एक मासूम बच्ची को बेरहमी से पीटने का मामला सामने आया है, जहां एक मां ने अपनी बच्ची के साथ बेरहमी से मारपीट कर रही दिखाई दे रही है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लोगों को असहज करने वाली ये वीडियो जब वायरल हुई तो पुलिस हरकत में आई और बच्ची की मां को हिरासत में ले लिया। यूपी के कासगंज जिले में मिड डे मील में लापरवाही बरतने के मामले में प्रधानाचार्य पर गाजगिरी। मामले में जांच के बाद दोषी पाए जाने पर प्रधानाचार्य को निलंबित कर दिया गया है। आपको बता दें, निलंबन की कार्रवाई जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने की है। मामला सहावर तहसील क्षेत्र में जमलापुर प्राथमिक विद्यालय का है। जानकारी के अनुसार स्कूल में बच्चों को दूध की जगह चाय पिलाई जा रही थी। वहीं रोस्टर के मुताबिक बच्चों को फलों का वितरण नहीं किया जा रहा था, जिससे नाराज अभिभावकों और स्कूली बच्चों ने आपत्ति जताई थी, जिसकी शिकायत के बाद जिलाधिकारी ने जांच कमेटी बिठाई। जांच में प्रधानाचार्य दोषी पाया गया। घर से खाना बनाता है। अच्छा, क्या सामान आता है यहाँ पे बच्चों के लिए? दूध हमारा दूध आता है 6.5 किलो, बाल्टी 1.5 लीटर 1.5 बाल्टी पानी लगता है। अच्छा, 4 पत्ती है। अच्छा, तब बच्चों को देते हैं? तब बच्चे 500 के करीब है स्कूल में। हाँ, बच्चे 500 हैं। प्राथमिक विद्यालय जमालपुर में जो MDM के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी, मौखिक रूप से शिकायत प्राप्त होने के क्रम में इसकी औचक रूप से जांच कराई गई और औचक जांच में पाया गया कि जो शिकायत थी उसकी पुष्टि हो रही है
और मौके पे जो प्रधान अध्यापक के द्वारा MDM की जितनी मात्रा में खाना दिया जाना था और जितनी क्वांटिटी आदि का कार्य किया जाना था, रिकॉर्डिंग की जानी थी, उसके क्रम में उनके द्वारा उतना वितरण नहीं किया पाया गया था, जिसके कारण उनके विरुद्ध ये कार्रवाई की। बुलंदशहर में भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर धर्मेंद्र सिंह ने रक्तदान शिविर में शिरकत की। बता दें कि संगठन के 8 पदाधिकारियों के साथ बुलंदशहर पुलिस लाइन में लगाए गए रक्तदान शिविर में ठाकुर धर्मेंद्र सिंह ने रक्तदाताओं की हौसला अफजाई की। वहीं किसान नेताओं ने इसे मानवतापूर्ण कार्य की डीएम चंद्रप्रकाश सिंह और ASP श्लोक कुमार ने सराहना की। और ये बता दें कि बुलंदशहर की पुलिस लाइन में रक्तदान शिविर लगाया गया था, जिसमें अनेक लोगों ने रक्तदान किया, जहां किसान नेता ठाकुर धर्मेंद्र सिंह, शाह आलम, आशुतोष शर्मा ने भी रक्तदान किया। मैंने बहुत दिया है। भारतीय किसान महाशक्ति हमेशा गरीब, मजदूर, पिछड़ों की सेवा में लगी हुई है और हमेशा सेवा करती रहेगी। मैं ठाकुर धर्मेंद्र सिंह, भारतीय किसान महाशक्ति से राष्ट्रीय अध्यक्ष, अपने जिले के कप्तान साहब और डीएम साहब की सामने मौजूदगी में ब्लड रक्तदान किया है। और मेरे यूनियन के जिला युवा मीडिया प्रभारी शाह आलम है, आशुतोष शर्मा है, कई लोगों ने इसमें, और एक चरण सिंह है, इन सबने हम मिलकर हमने गरीबों की जान बचाने के लिए बुलंदशहर जिले की पुलिस लाइन में ब्लड रक्तदान किया है, जिससे कि कभी किसी गरीब को अचानक जरूरत पड़े तो। गोरखपुर GST कार्यालय में डिप्टी कमिश्नर RB सिंह ने प्रेस वार्ता की। इसी दौरान डिप्टी कमिश्नर RB सिंह ने बताया कि दूध, दही, पनीर समेत अन्य तरल पदार्थ जिनका वजन 25 किलो से कम है वह खुले में बिक रहे हैं तो उनका कोई GST नहीं लगेगा। यदि वे पैकेट में बिक रहे हैं तो उन पर GST जरूर लगेगा। उन्होंने ये भी कहा कि हमारा उद्देश्य आम जनता और किसानों को अधिकतम लाभ देने का है। महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, देवरिया, इन जिले के जितने भी CGST के असेसी हैं, करदाता हैं, वो अगर उनकी किसी भी तरह की समस्याएं हैं तो हम अगर यहाँ उपस्थित हैं हमसे आके मिल सकते हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनकी समस्याओं का उचित समाधान हो। जहाँ तक हमसे संभव होगा वो हम जो है, हमारा रोल फैसिलिटेटर का रोल है। हम वहाँ उन पर जो है एडमिनिस्ट्रेटर का रोल नहीं अदा करने आए हैं, उनकी समस्याओं को सुने और उनका निदान करने के लिए आए हैं। इसलिए आप बेहिचक, आपकी जो भी GST से रिलेटेड समस्या है, आपकी रिफंड की समस्या है, आपके कोई नोटिस या एडजुडिकेशन की समस्या है, या आपके जो है कर देने में कोई परेशानी हो रही है, आपको लगता है कि यूपी की ब्यूरोक्रेसी में बड़ा फेरबदल हुआ है। यहाँ 13 IAS अफसरों के तबादले किए गए हैं। इसी दौरान कौशल राज शर्मा को प्रयागराज का मंडलायुक्त बनाया गया है और वहीं संजय गोयल को झांसी के मंडलायुक्त की कमान सौंपी गई है। और साथ ही साथ S राजलिंगम को वाराणसी का DM लगाया गया तो रविंद्र कुमार को कुशीनगर में DM पद की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि अपूर्वा दुबे अब उन्नाव की DM बनाई गई। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में तेज बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। काशी में गंगा के जलस्तर में तेजी से वृद्धि होने लगी है, जिसके चलते जिला प्रशासन ने गंगा में नावों के संचालन पर रोक लगा दी और साथ ही साथ विश्व प्रसिद्ध नियमित गंगा आरती का स्थान भी बदल दिया गया। आलम यह है कि गंगा का पानी 2 मीटर तक ऊपर चढ़ चुका है और घाटों की सीढ़ियां पूरी तरह से डूब गई हैं। ऐसे में गंगा का जलस्तर 3.5 सेंटीमीटर की रफ्तार से बढ़ने लगा है। गौर करने वाली बात तो यह है कि नदी में बड़े जलस्तर को देखते हुए पिछले 3 दिन में तीसरी बार आरती का स्थान बदला गया। इधर सिंधिया घाट का रत्नेश्वर महादेव मंदिर पूरी तरह से जलमग्न हो गया। यूपी के वाराणसी में संस्कृति मंत्रालय के राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की ओर से बनारस सेंटर पर आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 22वें भारत रंग महोत्सव का आयोजन हुआ। महोत्सव के तीसरे दिन NSD सिक्किम रेपेट्री ने विपिन कुमार की ओर से निर्देशित नाटक कालो भारी का मंचन किया और इसी नाटक की मंच सज्जा आकर्षित थी। सिक्किम से आए कलाकारों ने मंच पर सिक्किम के परिवेश को सेट डिजाइन के माध्यम से जीवंत कर दिया। ये नाटक कालो भारी प्रणाली पर आधारित है। आजादी से पूर्व यह प्रणाली सिक्किम में प्रचलित थी। इस नाटक का लेखन आसिफ खान ने किया।
नाटक के अंत में एनएसडी वाराणसी सेंटर डायरेक्टर रामजी बाली ने सेंटर निदेशक विपिन कुमार को सम्मानित किया। यूपी के लखीमपुर खीरी से दिल को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है, जहां 2 साल की जुड़वा बच्चियों के साथ खेल रहे डॉक्टर पिता की हार्ट अटैक से मौत हो गई। लेकिन अबोध बच्चियों को कुछ समझ नहीं आया और वो मां के सिंदूर को पिता के मृत शरीर पर लगाकर खेलती रही। इसके बाद जब मां ड्यूटी से लौटकर आई तो घर में कोहराम मच गया। घटना सदर कोतवाली क्षेत्र के काशीनगर मोहल्ले की है, जहां पेशे से सरकारी एमबीबीएस डॉक्टर दंपति एक किराए के मकान में पिछले करीब 5 साल से रह रहे थे। राजेश मोहन गुप्ता शहर से करीब 3 किलोमीटर दूर बाजूडीहा गांव में तैनात थे, जबकि उनकी पत्नी शहर में एक सीएचसी पर तैनात है। रोज की तरह जब वीणा गुप्ता अपने घर पहुंची और दरवाजा बंद मिलने पर वीणा गुप्ता अपने पति को बाहर से आवाज देने लगी, लेकिन काफी देर बाद दरवाजा नहीं खोलने पर मोहल्ले वालों की मदद से कमरे का दरवाजा तोड़ा गया। जब दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर देखा कि उनके पति बेड पर बेसुध पड़े हुए हैं और उनकी बच्चियां सिंदूर को हाथों में लगाकर अपने पिता की अर्थी के साथ खेल रही हैं। वहीं घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने कमरे में बेसुध पड़े डॉक्टर राजेश मोहन गुप्ता को अस्पताल पहुंचाया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।